हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जेई एडवांस 2020 का पेपर 1, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन 2 मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले तुम्हें खुद से क्वेश्चन करना है, देन ही सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन देखने के बाद जो कुछ भी सीख रहे हो उसे याद रखना है, ताकि एग्जाम में उसे अप्लाई कर सको अगर उसी टाइप का क्वेश्चन आए तो। चलो स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के सामने है एंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पे एक कॉन्सेप्ट भी है जो बहुत लोगों को पता होता है एंड बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है। देखो, लेट द फंक्शन एफ आर टू आर बी डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ तो गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन टाइम्स साइन एक्स। यहाँ पे एक्स माइनस वन दोनों में कॉमन भी है। ओके, देख लेते हैं आगे। लेट जी बी एन आर्बिट्री फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड एफ जी डिफाइंड किया गया है दो फंक्शन के प्रोडक्ट को। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। बोला है इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 देन f इंटू जी इज डिफरेंशिएबल। बेसिकली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है। अब देखो, हमारे पास एक फंक्शन है एच एक्स जो लिखा हुआ है एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स। इस पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम को तुम्हें याद रखना है, और अगर वो याद रखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। बोला गया कि अगर एक फंक्शन मुझे मालूम है डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन मुझे मालूम है नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल तो है लेकिन इसका एल एच डी आर एच डी एग्जिस्ट करता है, डेट इज फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसके बारे में हम लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग कमेंट कर सकते हैं। ऐसे पढ़ाया जाता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन इनटू नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल फंक्शन और कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, लेकिन हम लोग कमेंट कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे भी चेक कर रहे हैं हम लोग, जिस पॉइंट पे भी चेक कर रहे हैं, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन उस पॉइंट पे जीरो आ गया, ठीक है, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन उस पॉइंट पे जीरो आ गया, इसका मतलब ये ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। जिस पॉइंट पे भी चेक कर रहे हैं उस पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन जीरो आ गया, इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है। अगर मैं एच डैश एक्स निकालूं तो वो आ जाएगा एफ डैश इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डैश। दिख रहा है। अगर इसे डिफरेंशिएबल होना है, मैं एच ऑफ ए निकाल रहा हूँ, एच डैश ए, तो एफ डैश ए इंटू जी डैश जी ऑफ ए प्लस, अभी देखो, अगर जी डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये वाला पार्ट लिख ही नहीं पाएंगे अभी तो। ओके, ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, जी डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन एफ ऑफ ए जीरो आ गया, तो दिख रहा है जीरो इंटू एक कंटिन्यूअस फंक्शन जिसका एल एच डी आर एस डी एग्जिस्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं जीरो इंटू एक कांस्टेंट वैल्यू विच इज गोइंग टू बी जीरो। इसका मतलब ये वाला पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एंड ये पार्ट एग्जिस्ट करेगा, हेंस बोल देंगे डिफरेंशिएबल है ये। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम क्या करो, इसको तो भाई याद रख लिया कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल वाला जीरो हो गया उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हेंस अगर g कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे, तो f इंटू जी डिफरेंशिएबल हो जाएगा अगर f ऑफ 1 जीरो हो जाएगा, एंड क्लियरली वी कैन सी f ऑफ 1 जीरो है। सो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही राइट हो गया। लेकिन वाइसे वर्सा ट्रू नहीं है। वाइसे वर्सा में हो सकता है g कंटिन्यूअस हो, g डिसकंटिन्यूअस हो, तब भी फंक्शन f इंटू जी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अब ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है देन ये वाला फंडा लगेगा, डिसकंटिन्यूअस है तो ये वाले फंडे की बात ही नहीं करेंगे हम। समझ में आ रहा है। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तब तो ये फंडा लगेगा पक्का, लेकिन अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ये वाला फंडा लगेगा ही नहीं। उस केस में कैसे चेक करेंगे, उस केस में हम प्रॉपर एल एच डी निकालेंगे, प्रॉपर आर एच डी निकालेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। देन हो सकता है फंक्शन फिर से डिफरेंशिएबल आ जाए, हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल आ जाए। ठीक है, हेंस इस केस पे तो कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। अब बोला है इफ g इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 देन f इंटू जी इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ऑब्वियस सी बात है, अगर g डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे, तो f तो डिफरेंशिएबल क्लियरली दिख रहा है, g भी डिफरेंशिएबल हो गया तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल ही आएगा, पक्का है।
फिर से एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, ये तो पक्का बिल्कुल। कंटिन्यूटी के बारे में नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कैसे कमेंट करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक फंडा मालूम होता एंड ये क्वेश्चन ऐसे ही हवा की तरह सॉल्व हो जाता। ठीक है, 1 सेकेंड भी नहीं लगता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। लेट एम बी ए 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज एंड आई डिनोट द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले इन्होंने क्लियर कर लिया एम एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एम 0 नहीं है। अब उन्होंने बताया एम इनवर्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एंड वो इसके बराबर है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम। यार एक प्रॉपर्टी सिखाया जाता है, अगर नहीं सिखाया जाता है तो अब सीख लो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, जहां पे n क्या है, n इज ऑर्डर, n इज ऑर्डर ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। और एक चीज याद रख लो, अगर यहाँ ये बात आ ही गई है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर। अगर ये दोनों फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर याद नहीं है तो हम एडजॉइंट का प्रॉपर्टी लगाएंगे, दैट इज एडजॉइंट, और इसको एक मैट्रिक्स मानेंगे ए, एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। इस तरीके से हम पहले ए इंटू एडजॉइंट ए का मतलब एडजॉइंट एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ एडजॉइंट एम इंटू आई। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मुझे याद है डायरेक्टली फॉर्मूला तो मैं तो डायरेक्ट इसको क्या लिख दूंगा, मैं तो डायरेक्ट इसको लिख दूंगा कि दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर n माइनस 2, 3 डिग्री का है तो 3 माइनस 2 डेट इज 1 इंटू m इज इक्वल टू m इनवर्स। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड, मुझे डिटर्मिनेंट पे कमेंट करना ही है तो मैं दोनों साइड सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ m इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट m इंटू m। अब देखना, डिटर्मिनेंट ऑफ m इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट m, ये फंडा सबको मालूम है, इज इक्वल टू, अब तुम्हें एक और चीज सिखाया जाता है, एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो a में, देन उसका डिटर्मिनेंट निकालो, दैट इज सेम एज k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया a मैट्रिक्स में, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, दैट डिटर्मिनेंट इज सेम एज उस नंबर पे पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज का ही खेल है भाई, प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये कांस्टेंट नंबर है डिटर्मिनेंट m, इसका मतलब उस कांस्टेंट नंबर पावर आने वाला है m, देन इनटू डिटर्मिनेंट m। सो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी डिटर्मिनेंट m टू द पावर 5 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट m की वैल्यू कितनी, 1। डिटर्मिनेंट m की वैल्यू कितनी, 1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया तो यहाँ से m इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, m इनवर्स की वैल्यू एग्जैक्ट m आ गई, m इनवर्स की वैल्यू एग्जैक्ट m आ गई। इसका मतलब आप दोनों साइड m मल्टीप्लाई कर दे तो ये i आ जाएगा और ये m स्क्वायर आ जाएगा, मतलब m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, i आ गई। ठीक है, ओके, और ये गलत हो गया, m की वैल्यू i नहीं है, m की वैल्यू m इनवर्स है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। ऑप्शन नंबर डी देखना है, एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर। अब मुझे पता है यार m इंटू एडजॉइंट m होता है मॉड m इंटू आई, मुझे ऑलरेडी मालूम है मॉड m तो 1 है तो ये डायरेक्टली i के बराबर, दोनों साइड m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एडजॉइंट m की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो i बन गया, m इनवर्स आ गई। ओके, एंड मुझे पता है m इनवर्स तो m के बराबर है, इसका मतलब एडजॉइंट m की वैल्यू एग्जैक्ट m आ गई। सो दिस इज सेम एज m स्क्वायर, और m स्क्वायर तो हमें पता है i है, इसका मतलब ये राइट है, ऑप्शन नंबर डी भी राइट है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद होता तो ये हलवा था, हलवा हलवा हलवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, एक आध तरीका मैं बताऊंगा, उससे ट्राई करना। एक तरीका तो ये है कि डायरेक्टली सारे ऑप्शंस में जेड, सारे ऑप्शंस क्या, 2 ऑप्शंस में तो एटलीस्ट जेड प्लस 1/2, जेड प्लस 1/2 दिख ही रहा है।
तो ये जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सिंप्लीफाई करके जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इधर 3/4 लिख दिया। इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 1। ये मेथड से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इनइक्वालिटी जनरेट करना है। तो ये है एक Z1, ये है एक Z2, ठीक है। तो वी नो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू का मॉड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल मॉड, ठीक है। ओके, ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है। अब ये Z1 प्लस Z2 का मॉड की वैल्यू तो मुझे पता है 1 है। दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 डेट इज मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 का स्क्वायर। मॉड के बाहर चला गया स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड ऑफ Z2 ही 3/4। सो यहाँ से Z प्लस हाफ का मॉड का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3/4 विच इज़ 1/4, ठीक है। अब सिर्फ मुझे पता है कि मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है, डायरेक्टली हम लोग रूट ले सकते हैं। दिस मीन्स Z प्लस 1/2 का मॉड हो जाएगा ग्रेटर देन 1/2। Z प्लस 1/2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट, तो ऑप्शन नंबर ए अपने आप रॉन्ग हो गया। ओके, तो ये लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट, मॉड Z पे कमेंट करना है। मॉड Z पे कमेंट करना है। अगर मैं सोचूं फिर से एक इनइक्वालिटी जनरेट करूं तो मैं ऐसा बोलूँगा कि Z स्क्वायर प्लस Z को एक Z मानो, 1 को एक। तो फिर से यहाँ से तुम इनइक्वालिटी लगा सकते हो एंड तुम बोलोगे कि दिस विल बी, इसका मॉड इज़ लेस देन Z स्क्वायर प्लस Z का मॉड प्लस 1 का मॉड, ठीक है। एंड Z स्क्वायर प्लस Z का मॉड माइनस 1 का मॉड का होल मॉड। ये आ गया 1 इज लेस देन इक्वल टू Z स्क्वायर प्लस Z का मॉड प्लस 1। ऑब्वियसली बात है, ये मॉडुलस है, ये 1 है, तो ये तो ट्रू हो गया ऑलवेज, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें इस बार ये वाला इनइक्वालिटी लेना पड़ेगा। Z स्क्वायर प्लस Z का मॉड प्लस 1, तो ये आ गया Z स्क्वायर प्लस Z का मॉड माइनस 1 ओवरऑल मॉड इज लेस देन 1। इसका मतलब -1 to 1 के बीच में। ओके, ये वाला चीज़ -1 to 1 के बीच में। तो ये आ गया Z स्क्वायर प्लस Z का मॉड 2 से 0 के बीच में। तो 0 से ग्रेटर तो होगा, लेस देन 2 होगा। तो यहाँ से आ गया Z का मॉड इंटू Z प्लस 1 का मॉड, ठीक है। या फिर इसमें भी इनइक्वालिटी लगा दिया। अब Z स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर प्लस Z विल बी लेस देन, इसका मॉड विल बी लेस देन मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z का होल मॉड, ठीक है। तो देखो, इसकी वैल्यू 2 से छोटी है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी है। दिस मीन्स इसकी वैल्यू 2 से छोटी है। मॉड Z स्क्वायर माइनस मॉड Z का मॉड की वैल्यू 2 से छोटी है पक्का। इसका मतलब ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मॉड -2 से 2 के बीच में है। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का मॉड सीधे डायरेक्टली 0 से कर दो, ये वाला फंडा लगा दो। यहाँ से आ गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 2 का मॉड लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से आई कैन से एक -1 रूट है, तो अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस 1 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हेंस अल्फ़ा माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अल्फ़ा इज व्हाट, मॉड Z, तो मॉड Z माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, डेट इज मॉड Z इज लेस देन इक्वल टू 2। हो गया, यहाँ सॉल्व हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। द सेट S इज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। S में एग्जैक्टली 4 एलिमेंट कैसे हो सकता है? ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर्कल में तो इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे, ऐसे सोचो, है ना। दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है, किसी चीज़ का मॉड 1 है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इज बेसिकली e टू द पावर आयोटा थीटा, डेट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से Z निकाल लिया हमने, एग्जैक्ट Z निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा एंड आयोटा साइन थीटा। उस Z का हमने रेंज निकाल लिया। Z का रेंज निकाल लेंगे तो ये सब का रेंज आ जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम लोग ट्राई करना, आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से है, एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में मोस्टली हाफ एंगल फॉर्मूला याद रखते हैं बच्चे, ठीक है। एंड ये tan का तो याद ही रखते हैं, tan एक्स वाई जेड इन्होंने यूज कर लिया है, ठीक है। ए बी सी यूज करो, एक्स वाई जेड यूज करो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। tan a/2 पढ़ाया जाएगा डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, tan b/2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस बी, tan c/2 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस सी। ये सब फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। अब x है a की जगह, तो tan x/2 इज डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस स्मॉल एक्स आएगा। tan z/2 का मतलब डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस स्मॉल जेड आएगा, इज इक्वल टू गिवन है 2i अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, जहाँ पे एक्स वाई जेड इज पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज एक्स वाई जेड आर लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एंगल, एंगल विद, ठीक है। नॉर्मली वही है। कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ से तो हमें एक्स वाई जेड, स्मॉल एक्स वाई जेड में रिलेशन मिलेगा कुछ। इसका मतलब ऑप्शन डी में भी हो सकता है राइट या फिर रॉन्ग, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। डेल्टा अपॉन एस दोनों में कॉमन, 1 अपॉन एस माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एस माइनस जेड, ये 2i है एंड नीचे वाला 2s लिखा हुआ है, दिख रहा है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2s है का, तो s इसलिए लिखा ताकि s से s कैंसल आउट हो गया। सो अल्टीमेटली आ गया डेल्टा, ऊपर आ गया s माइनस जेड प्लस s माइनस एक्स डिवाइड बाय s माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड इज इक्वल टू y। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे, एस का मतलब 2s हो गया, 2s का मतलब हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, उसमें माइनस जेड किया माइनस एक्स किया तो ये y बन गया, y से y भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू आ गया s माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। ओके, इसका मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा s इंटू एक्स माइनस एस इंटू एस एक्स माइनस वाई इंटू एस माइनस जेड इज इक्वल टू एस माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस जेड का होल स्क्वायर। हिरोन्स फार्मूला से मैंने एरिया लिख दिया। सो यहाँ से क्लियरली वी कैन सी एस माइनस एक्स एक कट जाएगा, एस माइनस जेड भी एक कट जाएगा। सो एस इंटू एस माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस माइनस एक्स इंटू एस माइनस जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज एस स्क्वायर माइनस एस वाई, दिस इज एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर भी कट गया, माइनस एस वाई इज इक्वल टू माइनस एस इंटू एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड। ओके, सो यहाँ पे दोनों साइड इधर ले आया, ये आ गया एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। ये एक्स वाई लिख रहा हूँ बार बार मैं, एस को लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, एक्स प्लस जेड माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एक्स जेड। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, डेट इज एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स जेड। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एक्स जेड। 2 एक्स जेड कट गया, तो यहाँ से एक रिलेशन आया बहुत ही प्यारा सा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये रिलेशन तो एक्स वाई जेड सेटिस्फाई कर रहा है, दिस मीन्स एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन। अब तो इसका मतलब ऑप्शन डी तो पहले ही गलत हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 आना चाहिए, ना कि एक्स जेड। तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं, वाई हाइपोटेन्यूज होगा, ये एक्स होगा, ये जेड होगा। इसका मतलब ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है। इसका मतलब एक्स प्लस जेड का सम वाई के बराबर है, एक्स प्लस जेड का सम वाई के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी भी सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत, तो ये गलत हो गया, सॉरी। अब बचा ऑप्शन नंबर सी, tan x/2। अब या तो तुम फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, tan x/2 इज डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस एक्स, एंड इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट रिलेशन समथिंग लाइक दिस। या फिर तुम दूसरे तरीके से इसमें साइन रूल को साइन रूल लगा दो, तो वो लिखा हुआ है साइन एक्स अपॉन साइन वाई प्लस साइन जेड, ठीक है। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी टाइप लगा सकते हैं कुछ, तो उससे भी काम बन सकता है। इसको tan में कन्वर्ट करने की बेसिकली हमारी कोशिश है, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 ऐसे करके, ठीक है। या नहीं तो हमने एक और चीज़ सोचा, tan x/2 को लिख दिया साइन x/2,
अपॉन कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, टेन एक्स बाई टू को लिख दिया हमने साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, तो ऊपर हमने कॉस एक्स बाई टू मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी हमने कॉस एक्स बाई टू मल्टीप्लाई कर दिया, टू भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर बन गया साइन एक्स, नीचे बन गया 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, 1 प्लस कॉस एक्स। और साइन एक्स तो मुझे मालूम है, साइन एक्स इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ऊपर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई। 1 प्लस कॉस एक्स भी मुझे मालूम है, कॉस एक्स इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज जेड अपॉन वाई। सो यहाँ से एक्स अपॉन वाई प्लस जेड आ गया, ये तो एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था एंड बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, फॉर्मूले तो याद रखने ही थे। मतलब तुम्हें दिख रहा है जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो भी फॉर्मूले होते हैं, उसका कितना वेटेज है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी, इसमें भी। मतलब तुम्हें बेसिकली यार प्रॉपर्टीज़ याद रखने होते हैं, जितने भी फॉर्मूले पढ़ाए जा रहे हैं उनको याद रखने होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, वेक्टर 3D तो ईजी होता है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा बनाया कि बच्चा हो सकता है देख के डर जाए एंड उसको छोड़ दे। करते हैं। L1 L2 दो लाइंस गिवन है, दोनों लाइंस देखने के बाद तुरंत मुझे दिख रहा है यार 101 इसका मतलब 101 एक ऐसा पॉइंट है जिन दोनों लाइन पे है। एंड ऑब्वियसली बात है ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर चेक कर लेते हैं, -1 इंटू +1 +3 परपेंडिकुलर भी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट जीरो करने की कोशिश करें, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है या एसक्यू लाइन से इंटरसेक्टिंग ही होगा, तभी एक ही प्लेन का बात चल रहा है। ठीक है, अब बोला है सपोज, इसका मतलब ये जो सिचुएशन ऐसा है L1 L2 दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0,1। ओके, सपोज द स्ट्रेट लाइन दिस, अब इसमें अल्फा गामा LM लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग L1 L2, ओके, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ये पहले तो 1,0,1 से पास हो रहा है, इसका मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, डेट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन L इज इक्वल टू 0 माइनस 1 अपॉन M इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अपॉन -2। एक रिलेशन तो लिख ही लिया भाई हमने, ये इससे पास कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, इस चीज़ का भी यूज़ हमने नहीं किया है कि ये तीनों एक ही प्लेन पे, को प्लेनर का कंडीशन लगा सकते हैं। ओके, देन आगे देख लेते हैं। इफ़ द लाइन L बाइसेक्ट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच का जो एक्यूट एंगल है उसको लाइन L बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब L1 का जो डायरेक्शन वेक्टर B वेक्टर उसका B कैप निकाल लिया, इसका डायरेक्शन वेक्टर D वेक्टर तो इसका D कैप निकाल लिया, तो एग्जैक्ट जो बाइसेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो B कैप प्लस D कैप होगा। ओके, इसका मतलब डायरेक्शन वेक्टर से हमें LM तो आ ही जाएगा तुरंत, LM आ गया तो अल्फा आ जाएगा, गामा आ जाएगा। अरे यार बहुत आसान हो गया है तो। ओके, तो डायरेक्शन वेक्टर निकाला, B वेक्टर हमारे पास है I कैप माइनस J कैप प्लस √3 K कैप, तो अगर हम B कैप निकाले तो मैग्नीट्यूड मुझे दिख रहा है 3 3 9 2 11। ठीक है, I कैप अपॉन 11 का रूट माइनस J कैप अपॉन √11 प्लस 3 अपॉन √11 का K कैप, ये हो गया B कैप। अब अगर मैं D कैप की बात करूं तो D वेक्टर है मेरे पास, तो D कैप में डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड √11 ही दिख रहा है, तो -3 अपॉन √11 I कैप -1 अपॉन √11 J कैप प्लस K कैप अपॉन √11, तो B कैप प्लस D कैप निकालो, B कैप प्लस D कैप निकालो, ये कितना आ जाएगा, -2 अपॉन √11 I कैप माइनस 2J अपॉन √11 प्लस 4 अपॉन √11 K कैप। अब ये मुझे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली पता चल जाए तो हो जाएगा, मतलब आई कैन से -2 से भी डिवाइड कर दो, I कैप प्लस J कैप -2 K कैप, ऐसा है। ठीक है, एंड ये और LM पैरेलल है, मतलब L की वैल्यू 1 M की वैल्यू 1, मतलब तुम ऐसे कर सकते हो L अपॉन 1 इज इक्वल टू M अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन -2। इन दोनों को कंपेयर कर लिया है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनका
वो रेशियो सेम होगा, पैरेलल है ना। तो L इज इक्वल टू, ये तो 1 आ गया, इसका मतलब L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? L प्लस M इज इक्वल टू 2, डी ऑप्शन गलत। L M 1 आ गया, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा अपन 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा अपन माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू 2, 1 माइनस गामा अपन माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 2, सो गामा इज इक्वल टू माइनस 1। अल्फा 2 गामा माइनस 1, अल्फा 2 गामा माइनस 1, तो ये 3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। सिंपल, इतना आसान, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं हुआ। मतलब हाँ, कैलकुलेशन तब होता है जब तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिखता, तो पहले तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता। कैसे फाइंड आउट करते? तुम तो ऐसे फाइंड आउट करते, इस पे लैम्डा के टर्म में लिखते, इस पे म्यू के टर्म में लिखते जनरल पॉइंट, एंड उन दोनों को इक्वेट करते, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, एंड अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद यही पॉइंट आ जाता तुम्हारे पास। ओके, उसके तो बी कैप डी कैप निकालना था, ये तो मतलब यूनिट वेक्टर निकालने सीख रहे थे, और कुछ बचा ही नहीं। हमें कोप्लेनरिटी का भी कंडीशन नहीं लगाना पड़ा, सब काम बन गया ऐसे ही। चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन रहता है, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली, इसको टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे एस्टिमेशन करना होता है ना, एस्टिमेशन करने में हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि फंक्शन क्या अज्यूम करना है, लेकिन यहाँ पे एस्टिमेशन फिर भी थोड़ा बहुत ईजी है, क्योंकि सारे लिमिट में 0 to 1 0 to 1 0 to 1 0 to 1 है, सबके आगे एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, एंड 0 to 1 नंबर है, एंड सारे लिमिट्स जो आ रहे हैं आंसर 3/8 1/2 3/10 2/9। इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल से ही करना होगा, तब आसान होगा। cos x में डायरेक्टली रिलेशन नहीं बता पाएंगे, है ना, cos x और x में डायरेक्टली रिलेशन नहीं बता पाएंगे, कौन छोटा कौन बड़ा ऐसे करके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है cos x का ग्राफ ऐसा, x का ग्राफ ऐसा, कुछ इंटरवल के लिए cos x बड़ा, कुछ इंटरवल के लिए x बड़ा। ओके, तो हम लोग ऐसे भी एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एक्सपेंशन में। cos x का पॉलिनोमियल एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। एंड मुझे साइन एक्स का भी पता है, साइन एक्स आता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस दिस इज टिल इन्फिनिटी। अब देखो ज़्यादा टर्म लेने की जरूरत नहीं है, मैं 2 टर्म ही लेना चाहता हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है कि cos x जो होगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो होगा, ऑब्वियसली बात है cos x की वैल्यू इससे बड़ी या फिर इक्वल बोल सकते हैं, है ना। x इज इक्वल टू 0 ले लिया तो इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे ये सारे इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे टर्म है ना जो हमने मिस कर दिया, छोड़ दिया, उससे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, तो ऑब्वियसली बात है cos x की वैल्यू इससे बड़ी। सिमिलरली यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं साइन x की वैल्यू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल से बड़ी होगी। अब आ गया x 0 से 1 में है तो दोनों साइड x मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब x इंटू कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 के बराबर। अब इंटीग्रेशन 0 to 1 दोनों साइड लगा दिया, यहाँ से ये पता चला दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 इंटू 2 8, 0 से 1 लगाया तो ये आ गया 1/2 माइनस 1/8 दैट इज 8 ले गया 2 4 माइनस 1 3/8। इसका मतलब ये इंटीग्रल ग्रेटर देन इक्वल टू 3/8 एग्जैक्ट वही नंबर है जो यहाँ गिवन था, वंस ये वाला ऑप्शन सही है। अब इसको कर दिया x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4/6 का इंटीग्रेशन 0 to 1 में, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 5/30 1/3 माइनस 1/30 दिस इज इक्वल टू 9/30 दैट इज 3/10, एग्जैक्ट सेम वैल्यू दिख रहा है। चलो डी ऑप्शन भी ऐसे ही चेक कर लेना एंड सी ऑप्शन भी ऐसे ही चेक कर लेना। जैसे लेट से मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यूब
माइनस एक्स टू द पावर 5/6 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन 0 to 1 dx। तो ये आ गया एक्स टू द पावर 4 डेट इज 1/4 माइनस एक्स टू द पावर 6/6 तो 1/36 है ना। 9/36 9 - 1 8/36 8/36 4 2 8 4 9 36 डी ऑप्शन भी आ गया। अब तुम इसको भी कर लो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन 0 to 1 में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4/2 का इंटीग्रेशन 0 to 1 में dx। सो यहाँ से तुम बोलोगे एक्स टू द पावर 3/3 माइनस एक्स टू द पावर 5/10 0 to 1 डेट इज 1/3 माइनस 1/10 है ना, डेट इज इक्वल टू 33 10 माइनस 3 डेट इज 7/30। इसकी वैल्यू 7/30 से बड़ी है 7/30 है ना, ये 0.5 है एंड ये 7/30 आया। ओके 7/30 आया तो कर लेंगे, कैसे करेंगे देख लो। 7/30 कितना आएगा लगभग 37 0 पॉइंट है ना 2 0.2 समथिंग आएगा। ओके एग्जैक्टली रुको क्या आ जाएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया ना यहाँ से कुछ तो और ही आ गया। ओके तो दूसरे तरीके से सोचते हैं इसको दूसरे तरीके से सोचा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आया है ना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 इन्होंने फंसाया। ठीक है तो यार एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स, देखो कॉस एक्स की वैल्यू 0 to 1 मतलब 0 to 1 पॉजिटिव में चल रहे हैं तो 0 to 1 में ही आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है 0 to 1 में ही आ रहा है। ठीक है कॉस एक्स को एक तरीके से एक्स अज्यूम करें मतलब मैक्सिमम वैल्यू एक्स हो सकती है ना 1 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा मतलब एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा डायरेक्टली। ठीक है सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमें मालूम है एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर तो दोनों साइड एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, या नहीं तो ये तो डायरेक्टली ऐसे भी हो जाएगा कि भाई एक्स स्क्वायर और एक्स में एक रिलेशन ढूंढो है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स में रिलेशन ढूंढे। अगर 0 to 1 में देखें तो 0 to 1 में एक्स बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, क्योंकि 0 to 1 वाले नंबर में जितना ज़्यादा पावर लोगे वैल्यू उतनी ही कम होगी। अच्छा ये खुद इससे कम है और cos x मुझे मालूम है एक फ्रैक्शन है, तो इसमें एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे तो कम ही आएगा। ठीक है तो बस यहाँ से हम कर सकते हैं 0 to 1 dx, तो यहाँ से आ जाएगा x²/2 डेट इज 0 to 1 डेट इज 1/2 से कम आ जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है चलो तो यहाँ पे हमने सेक्शन 2 भी कंप्लीट कर लिया, सेक्शन 2 कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग लास्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे डेट इज इंटीजर करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो यार जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के साथ शेयर करो, सबको जेई फोड़ना है, मचा देना है। ठीक है एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड आईआईटी में एडमिशन लेंगे। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।